नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि आपको समय समय पर मौसम से जुड़ी, खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाना। आज के कार्यक्रम में भी हम आपको कई नई जानकारियां बताने जाएंगे। हमारे कार्यक्रम की यही विशेषता है कि आपको उन्नत तकनीकें, रसायनों का उपयोग कैसे करें, कब करें, फल सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाए, ये सारी जानकारियाँ समय समय तक पहुँचाना। आज के कार्यक्रम में भी हम नई जानकारियाँ आपको देने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे कृषि मेला और उससे कई जुड़ी जानकारियाँ। तो इसकी शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भूमि बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 3 बीज परीक्षण प्रयोगशाला राज्य स्तरीय होंगी। बीज उपचार के लाभ, चना में पोषक तत्व प्रबंधन और मेथी की उन्नत किस्में लगाएं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए 5 दिसंबर से विश्व मृदा दिवस से देश में भूमि बचाओ किसान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। अनंत कुमार ने यह जानकारी भोपाल में हुई बैठक में दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में इस अभियान को व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की गई। उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि देश में रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि प्रदूषित हो रही है। यह अभियान भूमि और किसानों को बचाने के लिए चलाया जाएगा। अभियान में किसानों को नीम कोटेड यूरिया के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य शासन ने प्रदेश की 3 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित किया है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल, उज्जैन एवं इंदौर को राज्य स्तरीय बीज प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है। इन तीनों बीज प्रयोगशालाओं में किसी भी अधिसूचित किस्म के बीजों का विश्लेषण किया जा सकेगा। बीज जनित रोगों जैसे उकठा, जड़ सड़न आदि कीटों जैसे दीमक, कटुआ इल्ली, रस चूसक कीट आदि की रोकथाम करने का सबसे सस्ता व आसान तरीका है बीजोपचार। बीजोपचार करने से बीज का अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाता है। फास्फोरस घोलक सूक्ष्म जीव अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बीजोपचार कर बोनी करने से स्वस्थ एवं निरोग फसल प्राप्त होती है। सही विधि से बीजोपचार करने से फसल की उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता में वृद्धि होती है। अधिकांश कृषक बंधु जानकारी के अभाव में बीज को बिना उपचार किए या गलत विधि से उपचारित करते हैं, जिससे उत्पादकता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बीज को बुवाई से पूर्व सही विधि से बीजोपचारित करें। फसलों के बीजों को उपचारित करते समय किसान भाइयों को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। बीज को सबसे पहले फफूंदनाशक दवा, फिर कीटनाशक व अंत में कल्चर से बीजोपचार करें। चने की फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए चना में नत्रजन, स्फूर एवं पोटाश की मात्रा 20-50-20 किलोग्राम अनुपात में प्रति हेक्टेयर की दर से आधार खाद के रूप में देवें। नत्रजन एवं स्फूर की उपरोक्त मात्रा 100 किलो DAP से भी दी जा सकती है। सभी उर्वरकों की पूर्ण मात्रा बुवाई के समय दी जाती है। गोबर खाद, केंचुआ खाद अवश्य 2 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। 2.5 किलो PSB एवं 2 किलो ट्राइकोडर्मा 50 किलो गोबर की गीली सड़ी खाद में 48 घंटे तक रखें। बोनी के एवं आखिरी जुताई के पूर्व इसे जमीन में मिला दें। चने से भरपूर उत्पादन लेने हेतु बोनी से पहले बीजोपचार अवश्य करें। मसाला फसलों में मेथी का प्रमुख स्थान आता है। मेथी की उन्नतशील किस्में लगाकर इससे अधिकाधिक उत्पादन पाया जा सकता है। मेथी की उन्नतशील किस्में सिलेक्शन 1, गुजरात मेथी 2, RMT 1, राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, कोयम्बटूर 1 आदि प्रमुख हैं। मेथी का बीज 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। बीज को बोने के पूर्व फफूंदनाशी दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। मैदानी इलाकों में फसल की बुवाई के लिए मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय उपयुक्त रहता है। अधिक उत्पादन के लिए इसकी बुवाई पंक्तियों में 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर 10 सेंटीमीटर पौधे की दूरी के हिसाब से करना चाहिए। बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फसलों के उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि एक से अधिक फसलें ली जाएं या अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाए, क्योंकि आप अलग अलग फसलों के चयन करेंगे तो उत्पादन भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। जैसे कि आप सामान्य फसल के साथ औषधीय फसलें, नकदी फसलों को बोकर अधिक उत्पादन अनुकूलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, धार जिले में जैव विविधता पर आधारित कृषि मेले का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक रिपोर्ट। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम और हमारा राष्ट्र तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। बात विज्ञान की हो, तकनीक की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर निर्माण के क्षेत्र की, सभी जगह हम अब नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि कृषि और खेती किसानी भी हमारे राष्ट्र का एक बड़ा आधार बना हुआ है। हम आज भी कृषि प्रधान राष्ट्रों में गिने जाते हैं और बड़ा सम्मान पाया करते हैं। वास्तव में तो कृषि हमें संबल प्रदान किया करती है और कृषक हमारे नायक बना करते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी खासी हैं, पर कहने में संकोच नहीं होता कि उपलब्धियां भी हमारी कम नहीं हैं। किसान अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा संपन्न हैं। वे भी आधुनिक हुए हैं और नए साधनों को अपना रहे हैं। पर सचमुच इसके साथ ही हमें हमारी कुछ विरासतों को भी सहेजने की आवश्यकता है। खासतौर से हमारी जैविक संपदा और औषधीय फसलों को आज संरक्षण की आवश्यकता कहीं ज्यादा बन गई है। संभवतः इसी संरक्षण के उद्देश्य को थामे पिछली 3 अक्टूबर को प्रदेश के धार जिले में एक विशेष जैव विविधता मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश भर में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों और उनके कृषकों ने हिस्सा लिया। यहाँ न केवल उनके विशेष स्टॉल प्रदर्शित हुए, बल्कि जैव विविधता के महत्व को और संरक्षण को लेकर कई आयोजन भी संपन्न हुए। हालांकि ये जैव विविधता मेला, सह प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम तो सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन दोपहर के सत्र में पूरी गरिमा के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र और उससे मिली जानकारी से यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे कृषकों में न केवल जागरूकता बढ़ती दिखाई दी, बल्कि वे उत्साहित भी कहीं ज्यादा दिखे। दरअसल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैव विविधता ही कृषि का मूल आधार है, जिनमें तमाम फसलों की देसी किस्में और पशुधन शामिल हुआ करते हैं। और आज बड़ी आवश्यकता जैविक खेती और इसकी महत्वपूर्ण किस्मों को संरक्षण को लेकर बढ़ गई है। यहाँ प्रदर्शित विभिन्न स्टॉल और उन पर मौजूद कर्मचारी भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर काम करते दिखाई दिए, प्रयास करते दिखाई दिए। वास्तव में ये सभी के जानने योग्य तथ्य है कि हमारे पास जैविक खेती और औषधीय फसलों की कितनी संपन्न किस्में हैं, और बिल्कुल यही जाहिर करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपने अपने स्टॉल यहाँ लगाए। मसूर में जो है डिफरेंट किसानों के यहाँ, हमारे यहाँ जो 8 तरह के जो किसान हैं उनके यहाँ मसूर के सैंपल लिए गए हैं, तो उनकी विविधता के बारे में बताया गया है। दूसरा ये तिल्ली के हैं, तिल्ली के ये 15 सैंपल हैं।
दरअसल किसी भी आयोजन की सफलता वहां पहुंचने वाले दर्शकों और क्षेत्र विशेष के लोगों की उत्सुकता भी जाहिर किया करती है। और यहाँ प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे ग्रामीण भी कुछ यही प्रकट कराते दिखाई दिए। सोयाबीन की खेती करते हैं, फिर पशु पालते हैं, कड़कनाथ भी वो करते हैं। अच्छा लग रहा, हम कोई अच्छी जानकारी के लिए आए हैं यहाँ पे। कई ऐसे स्टॉल यहाँ पर ऐसे थे जो वो जानकारी दे रहे थे जिनके बारे में आम आदमी लगभग अनभिज्ञ ही रहा करता है। कितने ही लोग जानते हैं कि प्रदेश की खास पैदावार काली मूंछ के बीच के दोनों सिरों पर काले रंग के बाल उनकी पहचान हुआ करते हैं। ग्वालियर जिले की एक जो पहचान है, डबरा विकासखंड में धान यहाँ जो होता है उसका नाम है काली मूंछ। ये पूरे भारत में विख्यात है। विशेषकर इसका उपयोग जो है खीर बनाने में उपयोग होता है, जिसका बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लोगों को स्वादिष्ट लगती है। इसका दाना छोटा सफ़ेद क्रीमी दाना होता है और इसमें फ्रेगरेंस जो आती है, जो खुशबू आती है, अगर एक घर में खीर बनती है तो दूसरे पड़ोसी घर में उसकी खुशबू पहुंच जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये धान जो है खीर के उपयोग से और बहुत ही फ्रेगरेंस वाला धान है। छोटी आकार का धान है, इसके बाजार भाव अच्छा मिलता है। किसान इसको वहाँ परंपरागत रूप से लगाते थे, लेकिन आज बहुत सारी उन्नत जातियाँ आ जाने से इस धान के अंतर्गत एरिया क्षेत्रफल जो है कम हो रहा है। फिर भी कुछ किसान इसकी खेती आज भी कर रहे हैं। ये जो सैंपल हमने लिया है ये सियावरी गांव से, वहाँ पर जो एक सांकनी गांव है वहाँ पर किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं काली मूंछ की, वहाँ से हमने ये गांव लिया है। शासन की इस पहल में सिर्फ प्रदेश से ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी बड़ी शख्सियतें पहुंची थीं। आजकल बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत सारे स्पीशीज़ को हम खो रहे हैं। इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी, ये तीनों सिक्योरिटी के लिए हमारा जीव विविधता का संरक्षण करना और उसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, KVK और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलजुल के ये प्रोग्राम यहाँ अरेंज किए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। ये भी अपने आप में सारगर्भित बात है कि अब सरकार द्वारा कृषकों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। सही अर्थों में तो ऐसे पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सम्मान ही नहीं दिलाया करते बल्कि और बेहतर करने के लिए भी प्रेरित किया करते हैं। यही नहीं बल्कि बाकी औरों को भी प्रेरणा दिया करते हैं। इस तरह की पुरस्कार, इस तरह की कोशिशें आगे बढ़ने के लिए, अच्छे से अच्छे प्रयास करने के लिए। वैसे बड़ी कोशिशों और बड़े प्रयासों की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जैविक खेती और उसके संरक्षण को लेकर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश जो है भारत, वो बायोडाइवर्सिटी में बड़ा रिच है। संसार में ऐसे 17 कंट्री हैं जो कि डाइवर्सिटी में रिच है और हमारा देश में से एक है, 17 में से एक है। लेकिन ग्रीन क्रांति के बाद में हमारी जो देसी जातियाँ थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी, बिकॉज किसानों को हमने हाइब्रिड वैरायटी को प्रचार करना शुरू किया, लगाना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो देसी जातियाँ थी जो कई सालों में डेवलप हुई है, मतलब उनका लुप्त होने लगा। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे जो किसान भाई हैं मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के, वो अभी भी देसी जातियों का मतलब प्रचार करते हैं, उनको लगाते हैं, उनको खेती में यूज़ करते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि हम क्यों नहीं उन किसान भाई से मिले, उनसे देखें कि वो कैसे उन जातियों को बचा के रखा हुआ है, जबकि हाइब्रिड का ज़माना चल रहा है। और उसको मतलब किस तरह से क्या दिक्कतें हो रही हैं उनको, मतलब उनको लगाने के लिए, उनको मार्केट करने में क्या दिक्कत हो रही है, हम उसका अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे इनकी डाइवर्सिटी कैसे है। और इस मीटिंग के बाद में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि हम कैसे अपने साइंटिफिक तरीके से उनको मदद करी जाए कि जिससे वो जातियाँ बची रहे, किसानों को लगाना शुरू कर दें और उनको फायदा भी हो, मुनाफा भी हो। मतलब तो उसमें जातियों में क्या खास गुण है, इसमें क्या उनकी मेडिसिन वैल्यू है, उनमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो जातियाँ कैसे अपने जो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो बच्चे गाँव के हैं, माता हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उसको मतलब कैसे हेल्प किया जाए और इनके मार्केट में प्रोडक्ट बना के कैसे उनको प्रमोट किया जाए। मतलब क्योंकि इन देसी जातियों में कई क्वालिटी होती है जो कि हमारे हाइब्रिड में नहीं मिलती है। वाकई चुनौतियां कम नहीं हैं बल्कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई कृषि वैज्ञानिकों का तो
ये तक मानना है कि जैविक फसलों की लगभग 30% प्रजातियां वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं। इसीलिए इनके संरक्षण की जरूरत कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे ऐसी आवश्यकताओं और चुनौतियों को साधने के लिए एक बड़ी पहल एग्रो बायोडायवर्सिटी की सोच और उसको अमल में लाना माना जाएगा। जो नई नई किस्में हैं उनको यूज़ कर हम अपनी नई वैरायटी जो बनाएंगे, जो क्लाइमेट में, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, उनका सामना करने में ये सक्षम हो सकेंगे। और क्योंकि इस बार जैसे आपका कम पानी गिरा है, पिछले बार 2 साल पहले ज़्यादा पानी गिरा था, इन सब आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एग्रो बायोडायवर्सिटी का अपना एक महत्व है और इसको यूज़ करके हम नई नई किस्में जो निकालेंगे वो अलग अलग वातावरण में, जैसे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, उनका सामना कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विशेष गुण हैं, जिसमें जो कीड़ा मकोड़े वो नहीं लगते हैं, जब बीमारियां नहीं लगती हैं, जहां इसमें ऐसे विशेष तत्व पाए जाते हैं जो हमारे भोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तत्वों को समावेश करके जो हमारे आने वाली वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं, उनको हम एक अच्छे डायरेक्शन में देखकर ऐसी वैरायटी बनाएंगे जिसमें सारे संपूर्ण गुण होंगे। एग्रो बायोडायवर्सिटी के पीछे छुपे हुए उद्देश्यों और हासिल होने वाले परिणाम सभी को प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह के प्रयास विज्ञान के जरिए कृषि को और बेहतर बनाने की कोशिश, विभिन्न आधुनिक संयंत्रों का उपयोग सचमुच किसी भी कृषक को खासा प्रोत्साहित करने का मादा रखा करते हैं और बिल्कुल यही सब सामने लाने का उद्देश्य रहा इस विशिष्ट मेले का भी। धार में एक इमली मिलती है जो थोड़ी गोल होती है, अलग है, उसकी बहुत सी दवाएं बनाई जाती हैं। ऐसे यहाँ पे एप्पल बेर बताया जाता है। ऐसी झाबुआ में अरहर की ऐसी प्रजाति है जो 90-95 दिन में पक जाती है। साठी मक्का की एक प्रजाति है। तो ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें एक विशेष गुण है। तो हमारे वैज्ञानिक जब ऐसी प्रजातियां उनको मिल जाएंगी, तो जिसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारी लैंड रेसेस हैं या जो हमारे पास जैव विविधता है, उसमें बहुत सी ऐसी जीन्स हैं जो आजकल की जो हम लोग नई प्रजाति बना रहे हैं, नए हाइब्रिड्स बना रहे हैं, नई वैरायटी विकास कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है। और ये आवश्यकता बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल वातावरण में बदलाव हो रहा है, तो हमें, और ये प्रजातियां अपने ऐसे वातावरण में बहुत सालों से पल रही हैं, तो उनमें कुछ न कुछ ऐसी विशेषता है, कुछ न कुछ ऐसा जीन है जो उनको वो शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा हो जाएगा कि पहले तो जो एक वैज्ञानिक तरीके से एक इन्वेंट्री कर लेंगे हम कि भाई हमारे पास क्या ऐसी लैंड रेसेस हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इससे ये भी हमें पता चल जाएगा कौन से किसान कहाँ पर, या कोई समूह है या कोई जनजाति है जो कोई विशेष प्रजाति को इतने सालों से संभाले रखे हुए, तो उसके बारे में हमें सूचना मिल जाएगी। दूसरा, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि इस स्थान में या तो मिट्टी में कोई कमी है, या मिट्टी में पोल्यूशन है, या पानी में कुछ आपने देखा होगा क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सब की जानकारी भी हम लोगों को यहाँ मिल जाएगी। और आजकल जैसा आप जानते ही हैं कि एक विशेष कर जो है कि आजकल हम लोग कहते हैं कि प्लांट से डिराइव्ड मेडिसिन जो होती हैं, पौधे से जो निकली दवाइयाँ होती है, उनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और बहुत सी हमारी प्रजातियाँ हैं जिनमें उनकी विशेषता है कि उनसे बहुत हम लोग दवाएं बनाते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ऐसी कुछ सूचना भी हमें मिल पाएगी। वैसे ये प्रयास, ये मेला जिन उद्देश्यों को लेकर आयोजित हुआ, उनमें सफलता तो तभी मिलती महसूस हो गई जब यहाँ पहुंचे बड़ी तादाद में दर्शकों और ग्रामीणों ने अपना उत्साह जताया। हालांकि स्वयं मध्य प्रदेश के बारे में ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जैव विविधता और इसकी उपलब्धता बाकियों को भी प्रेरित कर सकती है। यहाँ की जैविक संपदा 100 से भी कहीं ज्यादा औषधीय पौधों से जुड़ा ज्ञान और खासतौर से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण माने जाएंगे। इनमें भी प्रमुख खुद आयोजन स्थल धार जिला माना जाएगा। यहाँ वास्तव में 13 में से 12 ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य हैं और यहाँ मालवा के पठार, निमाड़ वैली और पर्वतीय क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन के तौर पर जाने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धार जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। हमारे ज़िले के 13 ब्लॉक्स में से 12 ब्लॉक्स आदिवासी बाहुल्य हैं। और ये बताना चाहूँगी कि अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखें तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र धार जिले में आते हैं, जिसके कारण यहाँ
बहुतायत से बहुत प्रकार के विविध प्रकार की जीव जंतु उपलब्ध हैं। तो साथ ही साथ प्लांट्स की भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो इतनी सारी जैव विविध किस्में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जिनको कि अभी तक चिन्हांकित भी नहीं कर पाए गए हैं। हमारे यहाँ के कृषकों को हम ये बताना चाहते हैं कि इन सब का हम अगर पंजीयन कराएंगे तो इसको हम पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता पाएंगे। धार जिले में जैसा आप जानते हैं तरह तरह की चीज़ें जो आम धार के लोग जानते हैं जो बाहर नहीं मालूम है, जैसे धार की इमली, जैसे यहाँ पर खिरनी होती है, यहाँ का सीताफल होता है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो लोगों के ध्यान में नहीं है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे कृषक भी इन सब चीज़ों को पंजीयन कराएं और यह जानकारी पूरे देश और विदेश तक पहुंच सके कि कितने विविध प्रकार के हमारे यहाँ जैविक किस्में पाई जाती हैं। धार जिले की विशेष ककड़ी, सीताफल, रामफल, खिरनी, महुआ, गराडू यही नहीं बल्कि मांडव की खुरासनी इमली वास्तव में ऐसी किस्में हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है कृषकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों को इनकी जानकारी देने की भी। देश भर में ऐसी तमाम प्रजातियां या तो दुर्लभ हो गई हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसीलिए इनके संरक्षण को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। निश्चित रूप से इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का ये एक दिवसीय आयोजन और सराहनीय माना जाएगा। और सचमुच इसकी सफलता में ही हमारी जैविक और औषधीय खेती की सफलता छुपी है। निसंदेह ऐसे प्रयास निरंतर होने चाहिए। तो किसान भाइयों, आज जितनी भी जानकारियां हमने आपको दी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव हैं या आप हमसे पत्राचार करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।